नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाल ही में भारत में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आपने भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल, माहौल काफी गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, फिर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और उसके बाद चुनाव आयोग, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी अपनी बातें रखी हैं और इससे कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो आज हमारे पास इसी मुद्दे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो एक विस्तृत वीडियो विश्लेषण है जिसमें राहुल गांधी के आरोप और चुनाव आयोग के जवाबों का काफी बारीकी से जिक्र है। अच्छा। और दूसरा एक लेख है जो चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में जो हाल में बदलाव हुए हैं उन पर रोशनी डालता है। और इसका भी इस पूरी बहस से गहरा ताल्लुक है। हाँ, ये नियुक्ति वाला पहलू तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया आजकल। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन आरोपों को ठीक से समझें, चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें और ये भी जानें कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हुए उनका इस पूरे सीन पर क्या असर पड़ सकता है। कोशिश करेंगे कि स्रोतों से मिली जानकारी को सरल और साफ तरीके से पेश करें ताकि तस्वीर साफ हो जाए। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के 7 अगस्त 2025 वाले दावों से। उन्होंने खास तौर पर बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। हाँ, महादेवपुरा। यहाँ के आंकड़े वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। क्या आंकड़े थे? आरोप ये है कि महादेवपुरा में करीब 1,02,050 वोट फर्जी थे। 1,00,000 से ज्यादा? हाँ, जबकि उस सीट पर जीत का जो अंतर था वो सिर्फ 32,707 वोटों का था। ओह, मतलब जीत के अंतर से कई ज्यादा फर्जी वोटों का आरोप है। बिल्कुल। और इन कथित फर्जी वोटों में भी कई तरह की गड़बड़ियां बताई गईं, जैसे 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, 40,000 से ज्यादा ऐसे वोटर जिनके पते या तो फर्जी थे या अमान्य, 40,000, 10,000 से ज्यादा वोटर जिनका पता एक ही दर्ज था, 4,000 से ज्यादा ऐसे वोटर जिनकी तस्वीरें अमान्य थीं। अच्छा। और फॉर्म 6 जो नए वोटर जोड़ने के लिए होता है, उसके 33,000 से ज्यादा कथित दुरुपयोग के मामले। बाप रे, ये तो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में इतना कुछ, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, यही बात इसे और गंभीर बनाती है। और ये सिर्फ महादेवपुरा तक ही सीमित नहीं था शायद? नहीं, आरोपों का दायरा इससे कहीं बड़ा है। महाराष्ट्र में 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनका भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी सुना था। क्या था वहां? कहा गया कि लोकसभा चुनाव के सिर्फ 5-6 महीने बाद ही राज्य विधानसभा चुनावों के लिए जो वोटर लिस्ट बनी उसमें अचानक करीब 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए। 1 करोड़ सिर्फ 5-6 महीने में? ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल उठाया गया कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का इतनी जल्दी बढ़ जाना, ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं लगती। कैसे हुआ ये? बिल्कुल, ये तो बहुत ही असामान्य बढ़ोतरी लगती है। हाँ, और ये सिलसिला यही नहीं रुका। मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव की भी बात हुई, खासकर वो 27 सीटें जहां भाजपा की जीत का मार्जिन काफी कम था। अच्छा, मध्य प्रदेश भी? हाँ, मिसाल के तौर पर सुर्खी सीट का जिक्र किया गया। वहां चुनाव से ठीक पहले के 2 महीनों में, 2 अगस्त से 4 अक्टूबर 2023 के बीच करीब 9,000 नए वोटर जोड़े गए। सिर्फ 2 महीने में 9,000, वो भी चुनाव से ठीक पहले? हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि उससे पहले के 7 महीनों में, यानी 5 जनवरी से 2 अगस्त 2023 तक पूरे राज्य में सिर्फ 4.6 लाख वोटर जुड़े थे। ओके, 7 महीने में 4.5 लाख और फिर अगले 2 महीने में अचानक 16 लाख से ज्यादा वोटर जुड़ गए। 16 लाख? हाँ, औसतन रोजाना करीब 25,000 नए वोटर। ये रफ्तार काफी असामान्य है। ये तो जबरदस्त उछाल है। इस पर तो सवाल उठने ही थे। और एक और आरोप भी था शायद मध्य प्रदेश से जुड़ा, कोई डिलीशन रिपोर्ट का। सही कहा। एक और गंभीर आरोप ये भी है कि दिसंबर 2022 में राज्य में हटाए गए करीब 8.5 लाख फर्जी वोटरों की जो डिलीशन रिपोर्ट होती है वो सार्वजनिक नहीं की गई। अच्छा, तो पारदर्शिता पर भी सवाल हैं। बिल्कुल। और बिहार का भी जिक्र आया था शायद, वहां भी कुछ वोटर लिस्ट को लेकर। हाँ, बिहार से भी मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसे SIR कहते हैं, उसको लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, आरोप लग रहे हैं कि जीवित लोगों को मृत बताकर सूची से हटाया जा रहा है। क्या जिंदा लोगों को मुर्दा बता दिया? हाँ, और दूसरी तरफ जो लोग सालों पहले गुजर चुके हैं उनके नाम सूची में बने हुए हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए थे क्या? बिल्कुल,
जैसे भासु सिंह और कृष्णा देवी, जिनकी मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी है, उनके नाम कथित तौर पर ड्राफ्ट सूची में शामिल थे। अच्छा। और वहीं भासु सिंह के जीवित बेटे दिलीप, उनका नाम सूची से हटा दिया गया। अरे, ये तो मतलब बहुत अजीब है। हाँ, और इसी तरह के मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हाँ, मैंने सुना था वो शायद कुछ लोगों को कोर्ट भी लेके गए थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। बताया जाता है कि हाँ, वो ऐसे 2 लोगों को अपने साथ कोर्ट ले गए थे, ये साबित करने के लिए कि वे जीवित हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। ये तो वाकई मतलब हैरान करने वाला है। और बिहार से एक और दावा जो व्यवस्था पर और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के गलीमपुर गांव में एक ही पते पर, जो पता कथित तौर पर मौजूद ही नहीं है, उस पर 509 अलग-अलग परिवारों और जातियों के वोटरों का पंजीकृत होने का दावा किया गया है। 509 एक ही पते पर, जो है ही नहीं। जी हाँ, और ये कोई अकेली घटना नहीं बताई जा रही। पिपरा, बगाहा, मोतिहारी जैसे कई क्षेत्रों में ऐसे हजारों मामले होने की बात कही गई है, जहां 20 या उससे ज्यादा लोग एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं, और कई मामलों में वो पते असल में है ही नहीं। हजारों मामले। अकेले इन 3 क्षेत्रों में करीब 80,000 ऐसे संदिग्ध वोटर होने का अनुमान लगाया गया है। 80,000? और जमुई जिले के आमीन गांव में तो 200 से ज्यादा लोगों ने खुद शिकायत की है कि उन्हें गलत पते पर पंजीकृत कर दिया गया है। अच्छा, लोगों ने खुद शिकायत की? हाँ, इतना ही नहीं, कुछ वोटर लिस्ट में तो YTDTR जैसे मतलब निरर्थक नाम होने का भी दावा है। YTDTR? ये कैसा नाम है? वही तो, ये साधारण टाइपिंग की गलती से तो कहीं ज्यादा अजीब लगता है। सवाल उठता है कि ये नाम लिस्ट में आए कैसे? बिल्कुल, ये सारे आरोप तो मतलब बहुत ही गंभीर और विस्तृत हैं। हाँ, और इन्हीं गंभीर और विस्तृत आरोपों के बीच सबूतों का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, खासकर CCTV फुटेज को लेकर। हाँ, CCTV फुटेज वाला मामला तो काफी चर्चा में रहा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में मांग की थी कि पोलिंग बूथ की फुटेज सार्वजनिक की जाए। उनका कहना था कि इससे पता चलेगा कि क्या वाकई शाम 5, साढ़े 5 बजे के बाद, यानी वोटिंग का समय खत्म होने के बाद, बड़ी संख्या में वोट पड़े थे, जैसा कि चुनाव आयोग के डेटा में कथित तौर पर दिख रहा था। ओके, तो फुटेज से ये वेरीफाई हो सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ? आयोग ने दी फुटेज? नहीं, बल्कि इस मांग के बाद जून 2024 में चुनाव आयोग ने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया कि चुनाव के 45 दिन बाद CCTV फुटेज नष्ट कर दी जाए। नष्ट कर दी जाए? 45 दिन बाद? जब मांग उठ रही थी उसके बाद ये निर्देश? हाँ, और जब इस पर सवाल उठे, कारण पूछा गया, तो आयोग ने कहा कि मामला सब जुडिस है, यानी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन क्या मामला कोर्ट में होने से जानकारी रोक सकते हैं? CIC का कोई आदेश था शायद इस पर? बिल्कुल, ये तर्क भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 2017 के केंद्रीय सूचना आयोग CIC के एक आदेश के अनुसार विचाराधीन मामलों में भी जानकारी देने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी अदालत ने स्पष्ट रूप से जानकारी देने पर रोक न लगाई हो। अच्छा, तो ये सब जुडिस वाला तर्क तो कमजोर लगता है फिर। और चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुटेज न देने का एक और कारण बताया। क्या? उन्होंने कहा कि महिला वोटरों की निजता का सम्मान करना जरूरी है, इसलिए फुटेज साझा नहीं किया जा सकता। महिला वोटरों की निजता पोलिंग बूथ की फुटेज से, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, इस तर्क पर भी सवाल उठे। आलोचकों का कहना है कि यह पोलिंग बूथ का फुटेज है, एक सार्वजनिक जगह है, किसी का निजी स्थान जैसे बाथरूम या बेडरूम तो है नहीं। सही बात है। और वे ये भी तर्क देते हैं कि अगर निजता की चिंता है भी, तो चेहरों को धुंधला करके या किसी और तकनीक से सिर्फ वोटरों की संख्या की पुष्टि तो की ही जा सकती है। बिल्कुल, मतलब ये निजता वाला तर्क तो थोड़ा बहाना जैसा लगता है, सच कहूं तो। CCTV का उद्देश्य ही पारदर्शिता लाना है, और अगर ऐसे गंभीर आरोपों की जांच में उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर फायदा क्या? हाँ, यही बात चिंताजनक है कि पारदर्शिता के लिए लगाए गए उपकरण ही पारदर्शिता की मांग उठने पर सवालों के घेरे में आ जाएं। और मजे की बात यह है कि अतीत में यही CCTV फुटेज सच्चाई सामने लाने में निर्णायक साबित हुई हैं। हाँ, जैसे वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला मामला। बिल्कुल, हम सबने देखा कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह बैलेट पेपर खराब करते हुए कैमरे में पकड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस फुटेज को कितना अहम सबूत माना, ना सिर्फ नतीजा पलटा बल्कि उसे लोकतंत्र की हत्या तक कह दिया था। सही कहा।
और हरियाणा के बुआना लाखू गांव के पंचायत चुनाव का भी मामला है। हाँ, वहां भी तो गड़बड़ी के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम की रिकाउंटिंग हुई और नतीजा बदल गया था। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि फुटेज जांच में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, फुटेज के अलावा सबूत पेश करने के तरीके पर भी बहस छिड़ी। वो हलफनामे वाला क्या मामला था? हाँ, हलफनामा यानी एफिडेविट। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। ओके। लेकिन जब कुछ ही दिनों बाद भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस शासित राज्यों में चुनावी धांधली के आरोप लगाए, तो उनसे चुनाव आयोग ने ऐसा कोई हलफनामा नहीं मांगा। अच्छा, मतलब एक पार्टी के नेता से मांगा, दूसरे के नेता से नहीं? हाँ, इस पर भी सवाल उठे कि भाई एक ही तरह के आरोपों पर दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं से अलग व्यवहार क्यों? ये तो वाजिब सवाल है। तो आयोग ने हलफनामा मांगने के पीछे क्या तर्क दिया था? आयोग का कहना था कि हलफनामा इसलिए मांगा गया ताकि कोई गैर जिम्मेदाराना या झूठी शिकायतें न करे, जैसा कि आमतौर पर अदालतों में होता है। अदालतों वाली प्रैक्टिस। लेकिन चुनाव आयोग तो अदालत नहीं है, यही आलोचकों ने कहा। पहली बात कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अदालत नहीं। उसका काम शिकायतों की जांच करना है, न कि पहली नजर में ही शिकायतकर्ता पर सबूत का इतना भारी बोझ डालना। सही। और दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति ये थी कि जब आरोप खुद चुनाव आयोग की प्रक्रिया या मिलीभगत पर हो, हाँ, तो आयोग का शिकायतकर्ता से हलफनामा मांगना ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। मतलब कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। बिल्कुल। नीमो ज्यूडिक्स इन काउजा सुआ। अगर आरोप आप पर ही है तो आप कैसे तय करेंगे कि शिकायत जायज है या नहीं? आपको तो जांच करनी चाहिए। सही। उनका तर्क था कि आयोग को जांच करनी चाहिए थी, न कि खुद को जज की भूमिका में रखना चाहिए था। और साथ ही ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने जो डेटा पेश किया था वो कथित तौर पर चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही लिया गया था। अच्छा, तो डेटा तो पब्लिक डोमेन में ही था एक तरह से। हाँ, तो आयोग को उस डेटा की सत्यता की जांच खुद करनी चाहिए थी। ये हलफनामे वाली बात भी काफी पेचीदा है। बिल्कुल। और ये पूरी बहस, चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाएं, ये सब हमें एक और बुनियादी और शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ले आती हैं। कौन सा मुद्दा? वो है खुद चुनाव आयोग की संरचना और उसके आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में हाल में हुए बड़े बदलाव। हाँ, ये तो जड़ तक जाता है मामला जी। क्या बदलाव हुए थे? पहले क्या व्यवस्था थी? देखिए, पहले संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत व्यवस्था ये थी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों ईसीज की नियुक्ति करते थे। मतलब पूरी तरह सरकार के हाथ में? कोई कमेटी वगैरह नहीं थी? नहीं, कोई औपचारिक चयन समिति नहीं थी। पूरी तरह से कार्यपालिका यानी सरकार के हाथ में थी नियुक्ति। और सालों से इस पर सवाल उठते रहे थे कि क्या ये व्यवस्था आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? ये तो चिंता की बात थी ही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया था इस पर? हाँ, फिर मार्च 2023 में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, स्वतंत्र समिति द्वारा की जानी चाहिए। अच्छा, स्वतंत्र समिति। हाँ, और कोर्ट ने समिति का गठन भी सुझाया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई शामिल हों। ओके, पीएम, एलओपी और सीजेआई, ये तो काफी संतुलित लग रहा है। उद्देश्य क्या था कोर्ट का? उद्देश्य साफ था, नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका का एकाधिकार खत्म करना और आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत करना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार एक नया कानून ले आई जिसने इस व्यवस्था को बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। दिसंबर 2023 में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 पारित किया। अच्छा, नया कानून, इसने क्या बदला? इस नए कानून ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए चयन समिति के ढांचे को ही बदल दिया। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को हटा दिया गया। सीजेआई को हटा दिया? हाँ, और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया। ओह! तो अब नई चयन समिति में कौन-कौन है? अब नई चयन समिति में 3 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता। मतलब पीएम, एक कैबिनेट मंत्री और एलओपी। तो इसमें तो सरकार का बहुमत हो गया।
2-on-1। बिल्कुल, 3 सदस्यों वाली समिति में 2 सदस्य सरकार के, यानी चयन प्रक्रिया में सरकार का स्पष्ट बहुमत। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने जिक्र किया, उनकी नियुक्ति इसी नई व्यवस्था के तहत हुई थी। जी हाँ, उनकी और एक अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मार्च 2024 में इसी नए कानून के तहत बनी समिति द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी, उस समय के एलओपी, शामिल थे। और क्या हुआ था उस मीटिंग में? रिपोर्टों के अनुसार विपक्ष के नेता ने प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी, लेकिन जाहिर है 2.1 के बहुमत के कारण सरकार अपनी पसंद के आयुक्त नियुक्त करने में सफल रही। तो जाहिर है इस नए कानून की काफी आलोचना भी हुई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। विपक्ष, कई पूर्व चुनाव आयुक्तों, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, सब ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है। मुख्य तर्क क्या है आलोचना का? मुख्य तर्क यही है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूल भावना के खिलाफ है और ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमजोर करता है। मतलब सरकार का नियंत्रण बढ़ गया आयोग पर? हाँ, आलोचकों का कहना है कि इससे कार्यपालिका को आयोग पर अनुचित नियंत्रण मिल गया है, जो निष्पक्ष चुनाव कराने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े करता है। और इस कानून को चुनौती भी दी गई है कोर्ट में। हाँ, इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए रखा है। अच्छा, इस कानून में कोई और भी ऐसा प्रावधान है जिस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, एक और प्रावधान है, सेक्शन 19। इसके तहत सीईसी या ईसीज को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए सिविल या आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब उन पर मुकदमा नहीं चल सकता? हाँ, उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों या कार्यों के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान उन्हें एक तरह की इम्यूनिटी या छूट देता है और जवाबदेही को कम करता है, खासकर अगर उन पे कोई गंभीर आरोप लगे, जैसे जानबूझकर गलत काम करने का या धांधली में मदद करने का। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में ये सुरक्षा कवच का काम कर सकता है और जवाबदेही मुश्किल बना सकता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटे, हमने अब तक क्या समझा है? एक तरफ तो चुनावी प्रक्रिया में धांधली के काफी गंभीर और बहुत विशिष्ट आरोप हैं। हाँ, जैसे बैंगलोर में वो 1 लाख फर्जी वोटर, महाराष्ट्र में अचानक 1 करोड़ वोटर बढ़ जाना, मध्य प्रदेश में वो असामान्य उछाल, बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां, फर्जी पते। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इन आरोपों के सबूतों को लेकर तीखा विवाद चल रहा है। खासकर वो सीसीटीवी फुटेज वाला मामला, जिसे नष्ट करने के आदेश दिए गए या निजता का हवाला देकर साझा नहीं किया जा रहा। और वो हलफनामे की मांग कि क्या ये जांच का सही तरीका है, खासकर जब आरोप खुद आयोग पर उंगली उठा रहे हो। सही। चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं, नियमों और निजता जैसे तर्कों का हवाला देकर अपना बचाव कर रहा है, जबकि आलोचक पारदर्शिता की भारी कमी और सबूतों को छिपाने या नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चिंता उभर कर आ रही है, वो है चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में हुए वो बुनियादी बदलाव। हाँ। तो हमने देखा कि कैसे ये विशिष्ट आरोप और सबूतों पर विवाद, इनके साथ साथ चुनाव आयोग की संरचना में हुए इन बदलावों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां संस्था की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ प्रक्रिया का तकनीकी मामला नहीं लग रहा अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चुनावी लोकतंत्र की बुनियाद यानी जनता के भरोसे के संभावित क्षरण का संकेत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी, वहीं नए कानून ने शक्ति संतुलन को स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष में झुका दिया है। भले ही सरकार कहे कि कानून प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। हाँ, लेकिन आलोचक इसे संस्था पर कार्यपालिका के नियंत्रण को मजबूत करने और उसकी स्वायत्तता को कम करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दलों, खासकर विपक्ष और चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था के बीच विश्वास की भारी कमी है। बहुत ज्यादा। एक तरफ ठोस दिखने वाले आंकड़ों और सबूतों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से बचाव में गोपनीयता, नियम कानून और कभी-कभी ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जो कई लोगों को कमजोर या टालमटोल वाले लग सकते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये आरोप प्रत्यारोप, सबूतों पर जारी ये खींचतान और चुनाव आयोग जैसे स्तंभ की संरचना में किए गए ये बदलाव, ये सब मिलकर
भारत के चुनावी लोकतंत्र की मौजूदा सेहत और भविष्य में उस पर जनता के भरोसे के बारे में क्या गहरे संकेत दे रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इन ताज़ा घटनाओं और विवादों से परे एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें अपनी चुनावी प्रक्रिया की मजबूती, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से और कौन से बुनियादी सवाल पूछने चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इन सवालों पर विचार करना बहुत जरूरी है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।